हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू। स्वागत है आपका हमारी नई क्लास में। संविधान की सीरीज में हमने अनुच्छेद 117 तक पढ़ लिया था और अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में उपबंध कर रहा था। अब उससे बाद हमारा शुरू होता है 118 से लगाकर 122 तक हम पढ़ेंगे, जिससे हमारा संसद यानी कि व्यवस्थापिका या कहें विधायिका वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, लास्ट वीडियो संसद का, इसलिए रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 नागरिकता 5 से 11, भाग 3 मूल अधिकार 12 से 35 तक, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक, और भाग 4 क मूल कर्तव्य जो कि 51 ए या 51 क में था। उसके बाद हमारा संघ आ जाता है और संघ के लिए अनुच्छेद थी 52 से लगाकर 151। उसमें से 52 से लगाकर 78 तक हमने पढ़ लिया था कार्यपालिका के बारे में। फिर 79 से लगाकर 122 तक है हमारा संसद या विधायिका, और उस संसद या विधायिका में से हमने पढ़ लिया अनुच्छेद 117 तक। उसके बाद आता है 118 से आज हम शुरू करेंगे। तो हमने जो संसद वाला बांटा था, इसमें हमने सूत्र बांटा था 10, 10, 2, 4, 2, 5, 6, 5। सबसे पहले परिभाषा और साधारण 79 से 88 तक। उसके बाद कार्य संचालन 89 से 98 तक। फिर संसद के अधिकारी 99 और 100। फिर संसद के अधिकारियों के संसद के सदस्यों की अयोग्यताएं। उसके बाद आए थे संसद के सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ। फिर विधायी प्रक्रिया, फिर वित्तीय विषयों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, और आज हमारा लास्ट के 6-5 लास्ट वाला 5 है, वो है 118 से 122 तक, और वो है साधारण प्रक्रिया। संसद के अंदर साधारण क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में। तो अनुच्छेद संविधान अनुच्छेद हमारा 118 से 122 तक, और फिर 123 में क्या है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, वो आ जाएगी। फिर आगे बढ़ूं उससे पहले सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं 1 मिनट का वेट करता हूं, 10 सेकंड का, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, देखते हो, व्यू आते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हो। तो अनुच्छेद 118 से 122 तक आप लाइक करिए फटाफट। अनुच्छेद 118 संसद में प्रक्रिया के नियमों के बारे में बात करता है कि संसद में जो प्रक्रिया हो रही है उसके बारे में नियम क्या होंगे, उनके बारे में बात करता है। तो संसद में प्रक्रिया के नियम। और अनुच्छेद 118 में 2-3 बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात कि संसद को यह अधिकार है कि वो संसद की क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में वो नियम बना सकते हैं, विधि बना सकते हैं। ये संसद को अधिकार होगा, पहली बात है। दूसरी बात कि हमने अनुच्छेद 108 में क्या पढ़ा था पीछे, संसद का संयुक्त अधिवेशन राज्यसभा और लोकसभा में, और उसमें हमने देखा था कि जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि दोनों सदन सहमत नहीं हो, ऐसे में राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। तो 108 के तहत तो संयुक्त अधिवेशन आता है, लेकिन उस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया के क्या नियम होंगे इसका उल्लेख है अनुच्छेद 118 में। तो अनुच्छेद 118 में पहली बात तो यह है कि संसद को यह अधिकार है कि वो संसद में क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में नियम कानून बना सकते हैं। दूसरी बात इसमें है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से विचार विमर्श करके उस संयुक्त बैठक के बारे में प्रक्रिया के नियम बना सकते हैं। दूसरी बात है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से विचार विमर्श करके संयुक्त बैठक में क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में नियम बनाएंगे। यह कहता है तीसरी बात। दूसरी बात, फिर तीसरी बात कहता है कि उस संयुक्त बैठक होगी जो हमारे अनुच्छेद 108 के तहत, और राष्ट्रपति उसके बारे में नियम बना देंगे। उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, उस संयुक्त बैठक के पीठासीन कौन होंगे। तो अनुच्छेद 108 में शायद मैंने ये नहीं बताया था कि उस संयुक्त बैठक का प्रावधान किया है कि उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, यानी कि पीठासीन अधिकारी कौन होगा।
क्योंकि उसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में है ही नहीं। अनुच्छेद 118 में ये उल्लेख है कि संयुक्त बैठक जो होगी, संयुक्त बैठक, उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है तीसरी बात कि संसद के उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता या पीठासीन अधिकारी लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। कौन होंगे? लोकसभा के अध्यक्ष। और फिर आगे लिखा हुआ है अगर लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित है, अब्सेंट है, नहीं है, तो कौन होंगे? तो इसमें तो इतना ही लिखा हुआ है, इस अनुच्छेद में तीसरी बात यही लिखी हुई है कि लोकसभा के अध्यक्ष उस संयुक्त बैठक के पीठासीन अधिकारी होंगे। अगर वो अनुपस्थित है तो जो राष्ट्रपति ने अभी ये संयुक्त बैठक के जो सब क्लोज 2 में नियम बनाए थे, उस नियमों में बताया हुआ है कि इसके अगर अनुपस्थित होता है तो कौन पीठासीन होगा। और उस नियमों के अनुसार मैं बता रहा हूं अभी आपको, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। नियमों में यह लिखा हुआ है कि लोकसभा के अध्यक्ष तो अध्यक्षता करेंगे। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, अनुपस्थित है, पद पर नहीं है, तो ऐसे में लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो फिर राज्यसभा का उपसभापति, ध्यान रखना यहां पर सभापति करके मत आ जाना, राज्यसभा के उपसभापति। अगर लोकसभा के अध्यक्ष, पहली बात तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है संविधान में अनुच्छेद 118 में स्पष्ट उल्लेख है कि लोकसभा का अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लेकिन अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो फिर जो राष्ट्रपति ने नियम बनाए हैं ना, उसमें दिया हुआ है कौन होंगे अध्यक्ष। तो उस नियमों में यह दिया हुआ है कि लोकसभा के अध्यक्ष नहीं होंगे तो फिर उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होंगे, मतलब उस समय अध्यक्षता करेंगे। और अगर उपाध्यक्ष भी मौजूद नहीं है, अनुपस्थित है, तो फिर राज्यसभा के उपसभापति, सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, वो नहीं, उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति उसकी अध्यक्षता करेंगे, पीठासीन अधिकारी होंगे। और अगर ये भी नहीं है तो फिर तत्कालीन जो संयुक्त बैठक हो रही है ना, उस संयुक्त बैठक में तय करेंगे, जो सदस्य होंगे ना वही तय करेंगे और अपने में से किसी एक को पीठासीन बनाएंगे। तो ये बात है अनुच्छेद 118। क्या कहता है? संसद में प्रक्रिया के नियम। पहली बात तो संसद को अधिकार है कि वो प्रक्रिया के नियम बना सकते हैं। दूसरी बात है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति लोकसभा के अध्यक्ष से विचार विमर्श करके उस संयुक्त बैठक के संदर्भ में प्रक्रिया के नियम बना सकते हैं। और तीसरी बात, उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे और लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष, अगर वो भी नहीं है तो उपसभापति राज्यसभा के, और वे नहीं है तो फिर तत्कालीन बैठक के अंदर फैसला करेंगे कौन पीठासीन अधिकारी होंगे। यह कहता है अनुच्छेद 118। फिर अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 119, 118 जहां पर संसद में प्रक्रिया के नियमों की बात करता है, वहीं 119 करता है कि वित्तीय विषयों के संबंध में संसद में प्रक्रिया के नियम। 119 कहता है कि वित्तीय विषयों के संबंध में संसद में प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 118 संसद में प्रक्रिया के नियम और अनुच्छेद 119 के वित्तीय विषयों के संबंध में संसद में प्रक्रिया के नियम। वित्तीय विषय मतलब जो कोई धन विधेयक से संबंधित रखने वाले कोई भी विधेयक, ऐसी बात कर रही है, बजट से संबंधित। तो 118 के तहत तो संसद में प्रक्रिया का नियम और 119 के तहत में वित्तीय विषयों के संबंध में संसद की प्रक्रिया के नियम। और इसमें सिर्फ इतना कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना। अनुच्छेद 119 सिर्फ इतना कहता है कि संसद वित्तीय कार्यों को कम समय में
जल्दी पूरा करने के लिए अनुच्छेद 119 के तहत कोई विशेष नियम बना सकती है, और ऐसा ही कोई नियम अनुच्छेद 118 में आपने बना दिया है और वो नियम इस 119 के असंगत हो, इसे मैच नहीं करता हो, इसके खिलाफ हो, तो ऐसे में ये 119 वाला जो नियम है ये प्रभावी होगा, ये लागू रहेगा। मतलब अनुच्छेद 119 कहता है कि संसद में कोई वित्तीय विषय है, उनको जल्दी पूरा करने के लिए या कम समय में उसके ऊपर कार्यवाही करने के लिए संसद वित्तीय विषयों के संबंध में कानून बना सकती है, कोई नियम बना सकती है। और अगर वो प्रक्रिया के नियम 118 में बनाए हैं और वो नियम इस 119 के असंगत है, मतलब इससे मैच नहीं खा रहा है 119 से 118 वाला नियम, तो फिर जो 119 में कानून बनाया है वो प्रभावी होगा, मतलब वो महत्वपूर्ण होगा, 118 पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। ये इतना कहता है 119। फिर आता है अनुच्छेद 120, और अनुच्छेद 120 कहता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, लैंग्वेज। अनुच्छेद 120 कहता है कि संसद के अंदर आप हिंदी व अंग्रेजी में, इन दोनों में से किसी भी भाषा में अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हो। और अगर किसी सदस्य को अपने विचार अभिव्यक्त करने में हिंदी व अंग्रेजी दोनों में नहीं कर सकता है, अगर कोई सदस्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में नहीं कर सकता है, तो फिर जो पीठासीन अधिकारी है, मतलब या राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कोई भी बैठा हो, पीठासीन से वो आज्ञा लेकर अपनी मातृभाषा में अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है। पहली बात तो ये लिखी हुई है। पहली बात लिखी हुई है ये कि संसद में हिंदी व अंग्रेजी दोनों में कार्य होगा, दोनों भाषाओं का प्रयोग होगा। और किसी संसद के किसी सदस्य को प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए उस हिंदी व अंग्रेजी में, तो फिर वो संसद का जो पीठासीन है उससे आज्ञा लेकर अपनी मातृभाषा में अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है। पहली बात तो ये लिखी हुई है। और दूसरी बात ये लिखी हुई है कि ये जो अंग्रेजी भाषा है ये संविधान लागू होने से 15 वर्ष तक रहेगी। उसके बाद ऐसा समझो कि ये अंग्रेजी भाषा थी नहीं, इस प्रकार की लैंग्वेज संविधान में लिखी हुई है, आप डायरेक्ट देखना। इस आपको पता ही है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट की लिंक होती है मेरी, तो उसमें ये भाषा लिखी हुई है कि संविधान लागू होने के बाद 15 वर्ष तक ये अंग्रेजी भाषा संसद में रहेगी और फिर हिंदी हो जाएगी। ऐसा समझो कि अंग्रेजी भाषा थी नहीं, उसका लोप हो गया है। अगर कोई संसद विधि बना दे तो, और ऐसा कब होगा? अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है कि समझ लो 15 वर्ष बाद में अंग्रेजी समाप्त होगी, लेकिन अगर संसद कोई विधि बनाकर इसके बारे में कोई अलग से नियम बना दे तो फिर वो रहेगी। तो इसलिए संसद ने क्या किया, राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत उसमें लिख दिया कि अंग्रेजी भी चालू रहेगी, तो इसलिए अंग्रेजी भी चालू है। तो दो बात कहता है, पहले तो कहता है कि संसद में कोई भी सदस्य हिंदी व अंग्रेजी में अपने विचार अभिव्यक्त करेगा। अगर वो हिंदी व अंग्रेजी में नहीं कर सकता है तो अपनी मातृभाषा में संसद के पीठासीन अधिकारी है उससे आज्ञा लेकर वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति मातृभाषा में कर सकता है। दूसरी बात कहता है कि संविधान लागू होने से 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा रहेगी, फिर हिंदी हो जाएगी, अंग्रेजी समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर संसद कानून बना दे तो अलग बात है। वो इसलिए संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया और अंग्रेजी को निरंतर जारी रखा। फिर आता है अनुच्छेद 121 और यह कहता है संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 121 और फिर अनुच्छेद 122 ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, तो इनको ध्यान से सुनना। अनुच्छेद 121 तो कहता है संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। मतलब यह है कि संसद
उच्चतम न्यायालय चाहे फिर उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, इनके न्यायाधीशों को हटाने के अलावा किसी भी बात को लेकर संसद के अंदर चर्चा नहीं करेंगे। संसद में चर्चा पर प्रतिबंध 121 के तहत कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है या कोई भी फैसला है, भाई न्यायपालिका की बात हो रही है, न्यायपालिका को अगर कोई जजों को हटाना है तो हटाएगा कौन? अपने संसद। तो उस हटाने के ऊपर चर्चा के छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की टिप्पणी, कमेंट संसद न्यायपालिका के ऊपर नहीं करेगी। ये बात करता है 121। संसद में चर्चा पर प्रतिबंध किसकी? न्यायाधीशों की या न्यायपालिका की चर्चा पर प्रतिबंध है। आपने पीछे एक अनुच्छेद पढ़ा होगा अपने 105, उसमें भी कुछ ऐसी बात थी। मैं थोड़ा 122 बताता हूं फिर बताता हूं। अनुच्छेद 122 कहता है कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं किया जाना। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं किया जाना। और ये कहता है दो बातें। पहली बात तो कहता है कि संसद में कोई भी प्रक्रिया के नियम है वो विधि मान्य है या नहीं है, या कुछ भी प्रकार उसमें गड़बड़ है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी न्यायालय उसमें नहीं आएगा, उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं जताएगा। पहली बात क्या कहता है कि संसद के अंदर जो भी प्रक्रिया के नियम है, कानून कायदे हैं, उनको लेकर न्यायालय किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेगा, या न्यायालय उसके बारे में वो विधि मान्य है या सही है या गलत है, कि न्यायालय इसके बीच में नहीं आएगा कभी। पहली बात ये कहता है। दूसरी बात कहता है कि संसद के सदस्यों को उस प्रक्रिया के नियमों के तहत कोई शक्तियां मिली हुई है और उस शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, तो ऐसे में वो शक्तियों का प्रयोग करे तो उन शक्तियों के प्रयोग करने के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी प्रकार कोई भी न्यायपालिका उस व्यक्ति को, उस सदस्य को नहीं रोकेगी। दूसरी बात ये कहता है। पहली बात तो कहता है कि संसद के अंदर कोई भी प्रक्रिया के नियम है वो विधि मान्य है या नहीं है, न्यायपालिका कोई लेना देना नहीं है। और फिर दूसरी बात कहता है कि संसद के अधिकारी या फिर संसद के सदस्यों को इन प्रक्रिया के नियमों के तहत कोई शक्तियां मिली हुई है, तो वो शक्तियां और उन शक्तियों का वे उपयोग कर रहे हैं, तो वे इस न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगी। ये बात कहता है अनुच्छेद 122। अब अनुच्छेद 121 और 122 के आपको क्या समझ में आ रहा है? एक आपको पहले पढ़ा होगा आपने अनुच्छेद अपने 50 डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, उसमें क्या बात कर रही थी? एक आपने शब्द सुना होगा, एक आगे मैं बताऊंगा कभी, नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय, और एक शब्द सुना होगा आपने पृथक्करण का सिद्धांत, जो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। कई किताबें या कई जगह आपने सुना होगा हमने कि भारत का संविधान शक्तियों के पृथक्करण की बात नहीं करता है, लेकिन मैं मानता हूं वो गलत है, करता है। तो स्पेशली ये नहीं लिखा हुआ है शक्तियों का पृथक्करण, लेकिन ये जो अनुच्छेद बता रहे हैं कि शक्तियों का पृथक्करण मतलब शक्तियों को बांट दे। शक्तियों का पृथक्करण मेन तौर पर माना जाता है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों को अलग अलग करो, इन तीनों का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ये अपने स्तर पर काम करे। तो ये जो अनुच्छेद बता रहा हूं मैं, आप एक तो याद रखना अनुच्छेद 50, एक आपने अभी पीछे पढ़ा था अनुच्छेद 105, जिसमें बोला था कि संसद के अंदर कोई भी व्यक्ति प्रश्न करेगा, न्यायपालिका उसके ऊपर विचार विमर्श नहीं करेगी। और एक ये 121 और 122। तो अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। कार्यपालिका और न्यायपालिका का आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। और 105, 121 और 122 क्या कहता है? विधायिका
मतलब जो विधायिका है, कानून बनाने वाले संसद, विधायिका प्लस न्यायपालिका का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। इनके आपस में शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, इनकी पावर आपस में नहीं मिलनी चाहिए। यही बात करता है अनुच्छेद 121 और 122। 121 जहां संसद को रोकता है, किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई भी सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के ऊपर किसी भी प्रकार का एक्शन लेने से संसद को रोकता है। वही 122 न्यायालय को रोकता है संसद के बारे में। 122 तो कहता है कि न्यायालय, आप संसद के विधि बनाते कोई बीच में नहीं आओगे। वहीं 121 कहता है कि संसद को कि न्यायालय कुछ भी काम करे, आप बीच में नहीं आओगे। 150 कहता है कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है, इनको आपस में नहीं मिलाना है। और 105 कहता है, वही विधायिका के बारे में है कि संसद के सदस्यों को न्यायालय के अंदर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो ये कहता है अनुच्छेद 118 संसद में प्रक्रिया के नियम, अनुच्छेद 119 वित्तीय विषयों के संबंध में संसद में प्रक्रिया के नियम, 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, 121 संसद में चर्चा पर प्रतिबंध न्यायालयों के बारे में, 122 न्यायालयों को रोका गया है किस लिए? संसद में की कार्यवाही की जांच के लिए। तो ये बात कहता है हमारा अनुच्छेद 118 से 122 तक। अब आपको हमारा जो ये कई दिनों से चल रहा था संघ में जो संसद या विधायिका जो ये पूरा होता है और आता है हमारा आगे अब कल से या नेक्स्ट होगा 123 अनुच्छेद 123 जो क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। कार्यपालक शक्ति तो हमने देखा ही था, कार्यपालिका में थी, और विधायिका शक्तियां अभी आ रही है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति जो है अनुच्छेद 123। ये अनुच्छेद 122 तक हमारा कंप्लीट होता है। 52 से लगाकर 151 तक में हम 2 भाग कंप्लीट। अब हमारा न्यायपालिका बचेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई भी चीज़ हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट करो। मैं उस कमेंट का आधा घंटा 1 घंटा के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर कोई बड़ा डाउट हो तो मैं आपको नंबर दूंगा, उस पर आप व्हाट्सएप करके कोई भी अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद जरूर करना और शेयर करो ताकि व्यूज बढ़े, बहुत सारे लोग आए जुड़े, तो हमें भी पढ़ाने का अच्छा लगता है। थैंक यू।